आपका अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र का सेट नंबर। आज दोस्तों हम 6 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 5 तकले सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 5 तकले सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप 1 से लेकर 5 तकले को सेट लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में अपना एक रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो आप पहले घटना चक्र को कवर कीजिए। अभी तक जितने बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुआ है उस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। आप एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहा है और किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप सेट लगाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्लियर करना है, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर सभी प्रश्नों को क्लियर करवा रहे हैं सेट बाय सेट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की ये देखेंगे हम बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 14/3/2021 के फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हम लाइक आपसे 100 लाइक आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज। क्या है? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है डी में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो ये थी भक्ति काल के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? कृष्ण की उपासक मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद, टीका आदि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ऑफ द गिवन कैटेगरी विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्ड डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल इनटू, ठीक है। तो वर्ल्ड यू ऑल प्लीज गो अप स्टार्टिंग राइट अवे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा सोबती के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास के प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मित्रों, मरजानी, यारों के यार, ये लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलो दानिश, समय, सरगम, हम हसमत इत्यादि है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 5 होगा। रेड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इन बिलोंग टू। क्या है? हेयर आर सेंटर्ड टू होप्स एंड एक्सपीरियंस एंड द फेथ ऑफ द आइदर ह्यूमन रेस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेरेमोनियल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पैसेज है। पैसेज के लिए हम प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है व्हाट इज द अदर मेंस पर्पज इन द पैसेज, ठीक है। तो इसका सही उत्तर देख लेते दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू डिस्क्राइब्ड द नेचुरल ऑफ सन स्पॉट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 होगा। 7 नंबर प्रश्न है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, अपनी केवलधार। अपनी केवलधार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, अरुण कमल की पहली पुस्तक 1980 में अपनी कमलधार है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं साबुत 1989 में, नए इलाके में 1996 ईस्वी में, पुतली के संसार 2004 में, और मैं वो शंख महाशंख 2012 में, और योग फल 2019 में आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, द ओल्ड मैन किक्ड द बेकेट। तो क्या है, द एबव सेंटेंस मीन्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द ओल्ड मैन डिड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। गुलेरी जी की अन्य रचना है सुखमय जीवन, बुध कांटा, मारेसी, मोही कुबाट, कछुआ धर्म आदि है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 नंबर है, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए वर्ष 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य रचनाएं हैं इतने पास अपने बात बोलेगी, कल तुझसे होर है, मेरी सुकून की तलाश, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, दो आब, प्लाट का मूर्छा आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है, तो कैसाल्या बैस्त्री की। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पोएम है, इसके रिलेटेड प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों। क्या है, तो बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मोजर थीम ऑफ द पोएम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, द मदर लोसिंग देयर आइडेंटिफाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो भक्ति क्या थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुरै भाव। तो ऑप्शन नंबर डी होगा मधुरै भाव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई कृष्ण भक्ति की अन्य भक्ति थी। उनकी भक्ति मधुरै भाव की भक्ति कही जाती है। मधुरै भाव की भक्ति के अंतर्गत भक्त और भगवान में प्रेम का संबंध होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 नंबर है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस टू गिवन ऑप्शन। द बैलून रीजन इन द हेयर, द साइंस टीचर एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट ही फादर सेड डू यू नाउ द रीजन। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट बैलून रीजन इन द हेयर ही फादर एक्वार्ड इफ एनी नाउ द रीजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न होगा। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए राइट चूज। तो क्या है, कस्टमर माई प्रोवाइड यू विथ देयर कॉल नंबर एट ओपन पॉइंट बट डेट डज नॉट ग्रांट यू अ राइट टू टेस्ट देम। क्या है, दे हैव एक्चुअली विन plenty of the suit regulating
फ्रॉम द एडवाइजिंग विदाउट परमिशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईमेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईमेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या है? इट्स कोल्ड इन दिल्ली, ICY विंडोज डैश मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू 5 डिग्री सेल्सियस कुड वे टू कंटिन्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विरिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर से आप 17 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक हैं किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। भारतेंदु जी की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, पाखंड विडम्बन, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु आदि हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पैसेज है, डायरेक्ट इसके प्रश्न में चलते हैं। इसका प्रश्न क्या है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 होगा। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फोटोग्राफर अमेरिकन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेफर एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 पे 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों मोहन राकेश के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, इसमें उत्तर नहीं दिया गया है। इसका ही पढ़ते हैं, क्या है? मोहन राकेश को आषाढ़ का एक दिन नाट्य रचना और आधे अधूरे रचना के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। मोहन राकेश की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं अंधेरे, बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आधे अधूरा, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, बहुत बड़ा सवाल, आखिरी चट्टान तक, क्वार्टर वारिस आदि हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। यह कथन है, यह कथन है मुन्नी का। मुन्नी का है तो देखते क्या है। प्रस्तुत कथन प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूस की रात से ली गई है जो मुन्नी का है। मुन्नी हल्कू की पत्नी है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाक्षम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकलाप, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, मानसरोवर, 8 भागों में इत्यादि है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 नंबर है चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपयों को कब पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया? तो ये किया गया 1994 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1994 में चालू खाते में लेन देन भारतीय रुपयों को पूर्ण परिवर्तनीय किया गया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राजभर लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वह राज्य कौन है? तो वह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 नंबर है सूचकांक के बारे में कौन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है भारतीय संविधान में कौन मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? तो ये करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को
कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मूल अधिकारों में ही अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। इसके अनुच्छेद 23 द्वारा मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, किसी समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। तो ये की है अशोक मेहता समिति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। उल्लेखनीय है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जबकि अशोक राय मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 नंबर होगा, किसने राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा है। तो ये कहा है हेगल ने कहा है। तो जॉन विलेहम फ्रेडरिक हेगेल जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो ये है 18 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। लिंगानुपात का अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 9 से 43 है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। प्रश्न अनुसार भारत में 18 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उसका डी हो जाएगा 18। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार के उत्पादन के रूप में दिखता है। तो ये दिखता है दोस्तों लॉक्सी दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो कौन है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंगरौली कोयला खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गंतव्य है कि सिंगरौली कोयला खान का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 नंबर देखते हैं। बिहार राज्य विधान मंडल में प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो ये होता है 2 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य विधानमंडल के प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है या नई समिति गठन के पूर्व तक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो ये पंजाब राज्य है जो गंगा बेसिन का भाग नहीं है। देखते हैं क्या है। प्रश्नगत के विकल्पों में पंजाब राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। भारत में गंगा बेसिन के अंतर्गत 11 राज्य केंद्रशासित प्रदेश आते हैं जो इस प्रकार है। क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल है। तो ये 11 राज्य आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न होगा, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो ये किया है आइवर जेनिक्स ने। आइवर जेनिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में आइवर जेनिक्स ने परिभाषित किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। साथ ही आपातकाल की परिस्थितियों में केंद्र के पास राज्य की लगभग सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है। तो ये है पंजाब राज्य का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट तथा ISFR 2021 के अनुसार
प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अतः विकल्प डी उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 नंबर देखते हैं क्या है। डॉट सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा, तो ये होगा 1 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35 है। बिहार राज्य में 2021 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या था, तो ये था 2.97%। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। यूरोप में सामंतवादी के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो ये था ऑप्शन नंबर ए व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37 नंबर है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो ये है महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जबकि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38 नंबर है। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरिकमेडु से। अरिकमेडु से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती का अवशेष अरिकमेडु नामक स्थल से मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न होगा। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती हैं, तो ये कराती हैं विलुप्त प्राय पादप एवं जंतु के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं लाल किताब रेड बुक विलुप्त प्राय पादप जंतु कवक एवं प्रोटिस्टा के आंकड़ों उपलब्ध कराती हैं। रेड डाटा बुक लाल किताब के IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 40 नंबर है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 एवं 21 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत सर्वाधिक वास्तविक क्षेत्र विद्यमान है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं संगठन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का द्विवार्षिक प्रकाशन है। अगला प्रश्न नंबर 41 नंबर है। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी, तो यही थी कयास्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42 नंबर। 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का आकलन था, तो ये था 6.9%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 43 नंबर है। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारी संबंध रखते थे, तो ये रखते थे मेसोपोटामिया से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 44 नंबर है। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ओपेनहाइमर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए विद्वानों में ओपेनहाइमर राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न नंबर 45 नंबर है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादकता राज्य है, तो ये है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक और दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46 है। दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तो ये है बढ़ रही है। देख लीजिए चित्र क्या है।
एक अक्ष उपभोग हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, उपभोग चक्र हो गया जो बढ़ रहा है। देख लेते क्या है। ग्राफ देखने से स्पष्ट है कि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति एमपीसी बढ़ रही है। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति वही मापक है जो प्रेरित उपभोग को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। आय व उपभोग के मध्य फलनात्मक संबंध को उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन कहा जाता है। अगला प्रश्न 47 नंबर है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। इन्होंने संविधान सभा का प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है, जबकि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न है। पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? तो ये था पूर्व निर्माण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न होगा। 49 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में लगभग इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। अगला प्रश्न नंबर 50 नंबर है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वायदा बाजार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 51 नंबर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे के कुछ प्रमुख रेलवे जोन में बांटा गया है, जिसमें कुछ प्रमुख मुख्यालय इस प्रकार हैं। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। अगला प्रश्न नंबर 52 नंबर है। मुइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य थे। ये थे कौन? शेख हमीउद्दीन नागौरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य शेख हमीउद्दीन नागौरी थे। मुइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे जिनका संबंध चिश्ती संप्रदाय से था। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इनकी समाधि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 है। निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूल्य का माप। मूल्य का माप मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन होता है, अर्थात किसी वस्तु के मूल्य में मुद्रा की निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 होगा। प्रश्न नंबर 54 है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं तो कौन होते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 55 नंबर है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 56 नंबर है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये करता है यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियमों एवं कर्म कांडों का वर्णन मिलता है तथा अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण आदि का वर्णन है। अगला प्रश्न नंबर 57 नंबर है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक एवं निगमनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 है। बम्बई में
नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई। उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज के नाविक खराब भोजन और नस्लवादी भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षता आदि सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का गठन का उल्लेख है, जिसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है, एकाधिकार के पूर्ति वक्र हैं। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर डी जो अस्तित्व में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 61 नंबर है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो ये करती है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 नंबर है, 1 मीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पीयर तक की धारा को मापा सकता है। इसके अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह अमीटर 75 एम्पीयर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 63 नंबर है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था वाल्टर जी रोसेन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। जैव विविधता का तात्पर्य है किसी क्षेत्र में जंतु और पौधे की प्रजातियों की विविधता। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 64 नंबर है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें। तो ये है निर्जलीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को निर्जलीकरण कहा जाता है। सामान्यतः निर्जलीकरण की स्थिति में शरीर में साधारण नमक की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो हो जाएगा लिथियम सबसे हल्की होती है। सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु लिथियम है, जबकि सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 66 नंबर होगा, लोलक की कला अवधि होती है। तो ये होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 नंबर है, एक द्रव्य की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक के का मान P1 तथा साबुन के बुलबुले का दाब अधिक के का मान P2 हो तो क्या होगा? 2P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68 होगा। प्रश्न नंबर 68 है, टमाटर का लाल रंग होता है। तो ये किस लिए होता है? तो लाइकोपिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्या है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन सेब के लाल रंग के कारण है। कैरोटीन गाजर के लाल रंग एवं नारंगी रंग के कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर होगा, हीरा और ग्रेफाइट हैं। तो ये क्या है? तो कार्बन के अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होता है। हीरा सबसे कठोर धातु है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड तथा भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 70 नंबर है,
कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो ये होता है सुवेरिन। सुवेरिन होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्क कोशिका के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुमेरिन है, जो इन कोशिकाओं को जल एवं गैसों का अप्रगाम्य बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 नंबर है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह कॉपर Cu। Cu है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। इससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देते हैं क्या क्या है। तो कॉपर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 नहीं देता है। धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता इस क्रम है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील सबसे बेसी पोटेशियम के, तब सोडियम के, तब कैल्शियम के, तब मैग्नीशियम के। इसके बाद देख लेते हैं, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम के, जिंक के, आयरन के, लेड के, हाइड्रोजन के, कॉपर के। सबसे घटती क्रम है, सबसे कम कॉपर के होता है। कॉपर से बेसी मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, सबसे कम गोल्ड के हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? तो ये हो जाएगा रजत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। तो दिए गए विकल्पों में रजत चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है, सबसे अच्छा प्रवर्तक है। उल्लेखनीय है कि प्रकाश का किसी चिकने और अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है, और जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 73 नंबर है, जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरणें पुनः पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती हैं। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक और परावर्तन गुणांक का मान क्रमशः होगा, तो ये होगा क्या हो जाएगा 1.732.30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 नंबर होगा। 74 नंबर प्रश्न है, 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान है, तो ये है 5R। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 नंबर है, डाइक्रोमेट ऋण आयन में क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 6Cr-O बंध समकक्ष है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 76 नंबर है, XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वर्ग पैरामीडियम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 होगा। क्या है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए ताकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो ये रखा जाए 40 सेंटीमीटर पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 होगा, IO4 में I की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ये है +7। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, प्रशीतक में जल का ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, तो ये है गैसीय अमोनिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न होगा। 80 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी होती है। तो एक प्रकाश बराबर 9.46 मीटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 नंबर है, डॉट रोग संक्रमण मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो ये है इबोला हेमरेज बुखार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, दिए गए विकल्पों में इबोला हेमरेज
बुखार संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो मादा एडिज मच्छर एवं क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस रोग में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। चिकनगुनिया भी एक विषाणु जनित रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 82 नंबर है, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MgOH के हॉल 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? दिए गए विकल्पों में MgOH के हॉल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। किसी वस्तु की अम्लीयता या क्षारकता का मापन pH स्केल से किया जाता है। pH स्केल 7 उदासीन प्रदर्शक अंक होते हैं। यदि pH स्केल का मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 नंबर है, वातग्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता वातग्रोह की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 82 नंबर है, 84 नंबर होगा दोस्तों, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सीगा अंतराकाशी। अंतराकाशी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न होगा। 85 नंबर प्रश्न है, पार्सेक निम्न में से किसकी मात्रक है? तो पार्सेक लंबाई दूरी की मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पार्सेक दूरी लंबाई का मात्रक है जिसके द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी मापा जाता है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर 3.08 मीटर होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग उनके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो ये करता ऑप्शन नंबर सी पुतली करता है। पुतली करता है, तो ऑप्शन नंबर पुतली को ही परितारिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ठीक है। देख लेते हैं। मानव नेत्र में कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। दृष्टिपटल या रेटिना वाले भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो उल्टा छोटा वास्तविक होता है। नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो ये 2 से 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। वयस्क मनुष्य के कंकाल तंत्र में 2 से 6 अस्थियाँ होती हैं। अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट के द्वारा, जबकि अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य टेंडल द्वारा किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर है, सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस है। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न 88 नंबर होगा, केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो ये कहता है हेमटोजाइलिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 नंबर है, पर्णव स्तंभ का उदाहरण है? तो ये है नागफनी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागफनी पर्णव स्तंभ का उदाहरण है। नागफनी प्रायः रेगिस्तान में पाए जाने वाला पौधा है जो मांसल होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न है, क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह KMnO4 का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न है जो मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका आंसर तो देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न है, यह भी मैथ का प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर दीजिए, बना लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 94 नंबर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर
96 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 60। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 है। 97 नंबर प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 नंबर ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर ये प्रश्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये 100 प्रश्न किस लेवल का है। जो बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप इसी ढंग से तैयारी कीजिए ताकि आपको कम से कम 70 स्कोर कर लीजिएगा, तो आपको 100% बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो हम 100 लाइक के टारगेट दिए थे वो 100 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।